1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने को हैं। 13 दिनों तक चले इस युद्ध को याद करते हुए एक बंगाली पायलट ने किया पाकिस्तानी वायुसेना के एक विमान को हाईजैक। बात 20 अगस्त 1971 की है। कराची के मौरीपुर हवाई ठिकाने पर दोपहर से कुछ पहले युवा पाकिस्तानी पायलट ऑफिसर रशीद मिन्हास अपनी दूसरी उड़ान पर अपने T-33 ट्रेनर को टेक ऑफ के लिए ले जा रहे थे। जब वो टेक ऑफ पॉइंट पर पहुंचे तो वहां उन्हें असिस्टेंट फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतिउर रहमान ने हाथ देकर रोक लिया। नया नया विमान चलाना सीख रहे पायलटों की इस तरह की जांच अक्सर की जाती थी। मिन्हास को भी लगा कि शायद उनको भी जांच के लिए रोका गया है, लेकिन मतिउर रहमान के इरादे दूसरे थे। मती बंगाली अफसर थे और वो ढाका में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई से खुश नहीं थे। उन्होंने अपने मित्र सदरुद्दीन के साथ मिलकर अपने विमान सहित भारत निकल भागने की योजना बनाई थी। पाकिस्तानी प्रशासन को इसकी भनक लग गई थी। जब भारत के साथ युद्ध के बादल मंडराने लगे तो उन्होंने दूसरे बंगाली अफसरों के साथ मती को भी ग्राउंड ड्यूटी देते हुए उन्हें असिस्टेंट फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर बना दिया था। पाकिस्तान के वायुसेना इतिहासकार कैसर तुफैल अपने लेख ब्लू बर्ड 166 इज हाईजैक्ड में लिखते हैं, कराची में तैनात बंगाली अफसरों को यह आभास हो गया कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस उन पर नजर रख रही है। उन्होंने तय किया कि वो बेस के अफसरों के साथ दोस्ताना संबंध जारी रखेंगे और आपस में कभी एक साथ नहीं मिलेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर सहमति बनी कि वो पाकिस्तानी वायुसेना के विमान को हाईजैक कर भारत ले जाएंगे। शुरू में 1 या 2 F-86 सेबर्स विमान हाईजैक करने की योजना बनी, लेकिन फिर लगा कि बेस के टारमैक पर बंगाली अफसर की उपस्थिति मात्र उन्हें शक के घेरे में ला देगी। दूसरे जेट विमान को जमीनी कर्मचारियों की मदद के बिना हाईजैक करना असंभव के बराबर था। तब यह तय पाया गया कि सोलो मिशन पर जाने वाले T-33 विमान को हाईजैक करना कहीं ज्यादा आसान होगा। उस दिन रशीद मिन्हास ने अपने स्क्वाड्रन क्रू रूम में अपना नाश्ता गर्म करवाया। उस दिन उन्हें उड़ान पर नहीं जाना था क्योंकि अकेले उड़ने के लिए कराची के आसपास मौसम बहुत खराब था। लेकिन अचानक मौसम में सुधार हो गया और मिन्हास से कहा गया कि वो उड़ने की तैयारी करें। कैसर तुफैल लिखते हैं, रशीद मिन्हास अपना नाश्ता बीच में ही छोड़कर फ्लाइट लेफ्टिनेंट हसन अख्तर से उड़ान की ब्रीफ लेने गए। उन्होंने उड़ान के कपड़े पहने, जल्दी से 2 गुलाब जामुन खाए और कोको कोला के 2-3 घूंट लिए। ठीक 11 बजे T-33 विमान ने कॉल साइन ब्लू बर्ड 166 के साथ मुख्य टारमैक का रुख किया। इस बीच मतिउर रहमान अपनी निजी ओपेल कैडेट कार से मुख्य विमान पट्टी के उत्तर पूर्व वाले ट्रैक पर पहुंच गए। जब मती ने विमान को रोकने का इशारा किया तो मिन्हास समझे कि शायद मती कोई जरूरी संदेश देना चाहते हैं। रशीद मिन्हास को रोकने का इशारा करने के बाद जैसे ही विमान रुका, मती खुली हुई कैनोपी के जरिए विमान के पिछले कॉकपिट में चढ़ गए। उन्होंने दिखावा किया कि वो कॉकपिट की जांच कर रहे हैं। इससे पहले कि मिन्हास कुछ समझ पाते, विमान रनवे पर दौड़ने लगा। कैसर तुफैल लिखते हैं, मिन्हास सिर्फ इतना कर पाए कि उन्होंने 11:28 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित कर दिया कि उनके विमान को हाईजैक कर लिया गया है। मिन्हास को अपने निर्देशों का पालन कराने के लिए रहमान ने निश्चित तौर पर पिस्तौल का सहारा लिया होगा, वरना मिन्हास खतरा देखते ही विमान का इंजन ऑफ कर सकते थे।
उस समय एटीसी में तैनात एक बंगाली अफसर कैप्टन फरीदुज्जमा ने, जो बाद में सऊदी एयरलाइंस में काम करने लगे, बांग्लादेशी दैनिक द डेली स्टार के 6 जुलाई 2006 के अंक में लिखा, मैं देख सकता था कि दोनों पायलटों में विमान के कंट्रोल के लिए संघर्ष हो रहा है। मुझे उसी समय लग गया था कि मतीउर रहमान भारत डिफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने न तो पैराशूट पहन रखा था और न ही हेलमेट। जैसे ही विमान आंखों से ओझल हुआ, एटीसी में तैनात दूसरे अफसरों ने विमान के गायब होने का अलर्ट जारी कर दिया। आनन फानन में 2 सेबर जेट्स को T-33 को इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा गया। पाकिस्तान के एक और मशहूर पायलट और सितारे जुर्रत से सम्मानित सज्जाद हैदर ने अपनी आत्मकथा फ्लाइट ऑफ द फॉल्कन में मतीउर रहमान का जिक्र करते हुए लिखा है, मती ने 1965-66 के दौरान मेरे अंडर काम किया था। मेरा मानना है कि रशीद ने हाईजैक रोकने का गंभीर प्रयास नहीं किया। वो चाहता तो मेन फ्यूल स्विच को शट ऑफ कर सकता था, जो कि फ्रंट कॉकपिट में होता है। एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के प्रमुख ग्रुप कैप्टन जहीर हुसैन का भी मानना था कि युवा और अनुभवहीन मिन्हास कॉकपिट में फ्रीज हो गए। मती ने बहुत नीचे उड़ते हुए बाईं तरफ अपने विमान को मोड़ा। एटीसी ऑफिसर आसिम रशीद को तब समझ में आया कि दाल में कुछ काला है जब विमान बहुत नीचे उड़ने लगा। बेस कमांडर बिल लतीफ को फौरन इसकी सूचना दी गई। उन्होंने उस समय लैंड किए 2 F-86 विमानों को उन्हें रोकने के लिए भेजा। इन विमानों को विंग कमांडर शेख सलीम और उनके विंगमैन फ्लाइट लेफ्टिनेंट कामरान कुरैशी चला रहे थे, लेकिन रडार से उस विमान का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, क्योंकि T-33 पेड़ की ऊंचाई पर उड़ रहा था। वैसे भी उसे उड़े 8 मिनट बीत चुके थे, और अगर ये अपनी पूरी गति से भी उसका पीछा करते तो सीमा से पहले उस तक नहीं पहुंच सकते थे। कुछ और समय तब बर्बाद हुआ जब रडार की गलती से F-86 विमानों का जोड़ा नवाबशाह से रूटीन मिशन से लौट रहे एक B-57 विमान के पीछे लग गया। थोड़ी देर बाद F-86 विमान के एक और जोड़े को T-33 का पीछा करने के लिए भेजा गया। इनको फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्दुल वहाब और फ्लाइट लेफ्टिनेंट खालिद महमूद उड़ा रहे थे। बाद में अब्दुल वहाब ने याद किया, हमें पता था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। जब हम हवा में गए तो बहुत कंफ्यूजन था। फिर भी हमने गार्ड चैनल पर एक फेक संदेश भिजवाया कि F-86 विमान T-33 के ठीक पीछे है, और अगर ये वापस नहीं लौटा तो इसे गिरा दिया जाएगा। हमने रेडियो कॉल के जरिए मिन्हास को निर्देश देने शुरू कर दिए कि वो विमान से इजेक्ट करे, लेकिन विमान से हमें कोई जवाब नहीं मिला। बहुत देर तक हाईजैक किए विमान का पता नहीं चल सका। स्थिति तब साफ हुई जब दोपहर बाद शाह बंदर पुलिस स्टेशन से एक फोन आया कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसमें सवार दोनों लोग मारे गए हैं। तुरंत एक हेलीकॉप्टर को एक राहत मिशन पर भेजा गया। उसे मसरूर से 64 नॉटिकल माइल दूर एक तालाब के बगल में धंसे T-33 की पूंछ दिखाई दे गई, जिस पर उसका नंबर 56-1622 लिखा हुआ था। विमान दुर्घटना का संभावित समय 11:43 बताया गया। रहमान की विमान भारत ले जाने की जीवट भरी योजना सफल नहीं हो सकी। भारतीय सीमा से 32 मील पहले थट्टा नामक स्थान पर T-33 विमान जमीन पर आ गिरा। जमीन पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि विमान डावाडोल तरीके से उड़ रहा है, जिसका मतलब था कि विमान के अंदर उसके नियंत्रण को लेकर संघर्ष हो रहा था।
बाद में इस प्रकरण की जांच के लिए बनाए गए एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि फ्लाइट के दौरान कैनोपी को लॉक नहीं किया गया था। वो बाहरी हवा के दबाव में कुछ देर तो अपनी जगह पर रही, लेकिन जब विमान ने गलत ढंग से उड़ना शुरू किया तो वो उड़ गई और उसने विमान के पिछले हिस्से को हिट किया, जिससे वो विमान नाक के बल जमीन पर गिरा। शायद इसकी वजह से ही मतीउर रहमान कॉकपिट से बाहर उड़ गए, क्योंकि उन्हें सेफ्टी बेल्ट बांधने का समय ही नहीं मिल पाया था। इस घटना की जांच करने वाली टीम को मतीउर रहमान के शव के पास एक खिलौना पिस्टल मिली। ये शव दुर्घटना स्थल से कुछ दूरी पर पाया गया। रशीद मिन्हास का शव दुर्घटनाग्रस्त विमान में ही मिला। रशीद मिन्हास को पाकिस्तान में हीरो घोषित किया गया और उन्हें सर्वोच्च वीरता सम्मान निशाने हैदर से सम्मानित किया गया। वो ये सम्मान पाने वाले पाकिस्तान के सबसे युवा वायुसेना पायलट बने। उस समय उनकी उम्र मात्र 20 साल की थी। उनके सम्मान पत्र में लिखा गया, रशीद ने जानबूझकर विमान हाईजैक होने से बचाने के लिए उसे जमीन पर गिरा दिया। रशीद को उसी स्थान पर दफनाया गया जहां उनकी मौत हुई थी। शुरू में मिन्हास को सितारे जुर्रत देने की सिफारिश की गई थी, लेकिन जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खां को पूरी कहानी बताई गई तो उन्होंने कहा, ये लड़का निशाने हैदर से कम का हकदार नहीं है। उसी दिन इसका ऐलान कर दिया गया। मतीउर रहमान को देशद्रोही और खलनायक करार दिया गया। मती का अंतिम संस्कार मौरीपुर एयरबेस पर किया गया, जहां 35 सालों तक उनका शव गुमनामी के गर्त में पड़ा रहा। यही नहीं, मशरूर एयरबेस के प्रवेश द्वार पर उनकी तस्वीर लगाकर उसके नीचे लिखा गया, गद्दार। उनकी पत्नी मिली रहमान और उनकी 2 छोटी बेटियों को हिरासत में ले लिया गया। वहीं दूसरी ओर मतीउर रहमान को उनकी इस बहादुरी के लिए बांग्लादेश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार वीर श्रेष्ठो दिया गया। 30 साल के अथक प्रयासों के बाद 24 जून 2006 को मतीउर रहमान के पार्थिव शरीर को कराची में उनकी कब्रगाह से निकालकर बांग्लादेश विमान की विशेष उड़ान से ढाका लाया गया, जहां उन्हें मीरपुर में शहीद कब्रिस्तान में पूरे सैनिक सम्मान के साथ दोबारा दफनाया गया। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान के शव की ढाका हवाई अड्डे पर अगवानी की। उस समय हवाई अड्डे पर मतीउर रहमान की पत्नी मिली, उनकी बेटी तुहीन मतीउर हैदर, उनके दूसरे रिश्तेदार और पुराने साथी भी मौजूद थे। वहीं पर बांग्लादेश की सेना ने उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया। बाद में जैसोर स्थित बांग्लादेश एयरबेस को उनके नाम पर रखा गया और बांग्लादेश की सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया।